नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस YouTube वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इथेनॉल के अंदर फिर से ब्लेंडिंग जो है 20% से बढ़ा के 85 करने की तैयारी कर चुकी है गवर्नमेंट। और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कंज्यूमर की जेब हल्की होगी भारी होगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि इससे इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होने वाला है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि बेसिकली वी एज एन इन्वेस्टर हम कितने टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये सारे समझेंगे ताकि हम इन्वेस्ट करते हुए हम इन्वेस्टेड रह पाएँ और हमें पता हो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो ये हमारे थीम रहेगा इस पूरी की पूरी वीडियो का। सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लैब के अंदर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए गन्ना यूज़ होता है, इसके लिए धान यूज़ होता है, चावल यूज़ होता है, इसके लिए कॉर्न यूज़ होता है, और भी कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जिससे कि इथेनॉल बना सकते हैं। इसका लैब सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है और इसको इवन स्पिरिट्स में भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसको हम अब फाइनली पेट्रोल में भी यूज़ करने लगे हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले तो हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी पेट्रोल के ऊपर से। हमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर के देशों से, उससे कि हमारा रुपया जो है हमेशा दबाव में रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वॉर लाइक सिचुएशन में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाती है। अभी आपने देखा होगा हमारा रुपया बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर रहा था। वो नीचे इसलिए गिर रहा था क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी दाव पे लगी हुई है। अगर वॉर लंबा खिंचता है तो वी आर एट स्टेक, राइट। थर्ड थिंग, इससे हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी, एट द सेम टाइम इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी, राइट। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम धीरे धीरे करके बात कर लेंगे। तो इथेनॉल लैब ग्रोन प्रोडक्ट है और इसकी क्लोरिफिक वैल्यू है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको बर्न करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑब्वियसली पेट्रोल से कम होती है बट होती है, राइट। तो अब समझेंगे कि इसको पेट्रोल में मिलाने से क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले समझो, हम पहले 100% पेट्रोल यूज़ करते थे और उसको गाड़ी के अंदर डालते थे, उससे गाड़ी चलती थी। फिर हम करने लगे 5% इथेनॉल मिलाने लगे, मतलब 95% पेट्रोल डालने लगे, 5% इथेनॉल डालने लगे, उससे गाड़ी चलने लगी। फिर हम 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल डालने लगे, उससे गाड़ी चलने लगी। यहाँ पे माइलेज 5% कम हो गई। मीन्स अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में तो वो 19 हो गई, राइट। फिर इसके बाद नाउ फाइनली वी आर लुकिंग कि 15% ही पेट्रोल डालेंगे और बाकी 85% हम क्या करेंगे, इथेनॉल मिला देंगे, जो हमने खुद घर पे प्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। तो इससे क्या होगा, 25% के आसपास यहाँ पे हमारी एनर्जी या फिर एवरेज ड्रॉप हो जाएगी गाड़ी की, राइट। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। बट अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जब हमारा 85 to 90% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, तो जब हम 85% अचीव कर लेंगे तो ये डिपेंडेंसी 85% ना रह के 15% के आसपास हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज़, अभी E20 हमने अचीव किया है जिसकी वजह से 4.5 करोड़ बैरल क्रूड कम चाहिए हमें। 4.5 करोड़ मीन्स 20 में 4.5 करोड़ चाहिए तो 40 में 9 करोड़ कम चाहिए और 80 में 18 करोड़ कम चाहिए। मीन्स 80% अगर हम अचीव कर लेते हैं, 18 करोड़ बैरल हमें फ्यूल कम चाहिए होगा, राइट। मोटा मोटा हम कितना ही करते हैं, मोटा मोटा 25 करोड़ के आसपास हम मंगाते हैं, उसमें से 20 करोड़ के आसपास कम हो जाएगा। मीन्स 5 करोड़ बैरल ही हमें मंगाना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ होगी। और साथ में इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन भी हट जाते हैं। मीन्स पेट्रोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अब ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश कर लेते हैं। 10 में से 8 लोगों ने बोला है कि हमारा गाड़ी का एवरेज ड्रॉप होता है, और होता भी है। 5% एवरेज ड्रॉप कर जाता है 20% में, ठीक है। इसका मतलब हम 85% की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 25% एवरेज ड्रॉप करेगा आने वाले टाइम में, राइट। तो 5% एवरेज ड्रॉप होता है। इसका मतलब अगर 10 किलोमीटर आपकी एवरेज दे रही थी तो वो आपकी 9.5 देगी, अगर 20 दे रही थी तो आपकी 19 देगी। इतना फ़र्क आएगा, 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर पे फ़र्क आ जाएगा।
राइट। सेकंड चीज़, अब कोई बोल सकता है 5% अगर एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, अगर हमारी एवरेज कम आ रही है तो हमें 5% का रिबेट मिलना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप सरकार से पूछ सकते हैं, राइट। सेकंड चीज़, इसमें फ्लेक्स गाड़ियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी, मींस वो गाड़ियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी जो 85% के लिए कैपेबल हैं, वो गाड़ियाँ इसमें यूज़ होंगी, राइट। तो अब बात आती है कि अगर हमारे ऊपर एनर्जी हमें कम दे रहे हो उतना ही पैसा लेके, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन सवाल ये खड़ा होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, उनके बेटे की खुद की फैक्ट्री है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करती है, ठीक है। तो आपके जेब से पैसा निकलेगा तो कहीं तो जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा वो आप समझ सकते हैं। ये क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब फ्लेक्स गाड़ियाँ इसमें यूज़ होंगी। फ्लेक्स गाड़ियों का मतलब है कि वो गाड़ियाँ जो E85 के कंपेटिबल होंगी। अब वो गाड़ियाँ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ियाँ जो नॉर्मल पेट्रोल कार है उससे महंगी होंगी, पहली चीज़। दूसरा चीज़, आपको सेम प्राइस में वही पेट्रोल मिलेगा तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी उसके अंदर, तो आपका एवरेज भी ड्रॉप होगा। डबल वेमी बोला जाता है ना, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार है, मीन्स आपको एक तो फ्यूल में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मीन्स फ्यूल में पैसे अगर उतने भी देने पड़े तो भी आपको एनर्जी कम मिली। सेकंड, आपको गाड़ी जो है वो भी महंगी खरीदनी पड़ेगी, एडवांस गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, राइट। तो दो तरीके से आपके ऊपर नकेल कसी जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपको आपकी जेब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी है। बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर, अब समझ में आया ना कि अगर जेब से पैसा निकलेगा कम एनर्जी के लिए उतना ही, तो कहीं तो जाएगा ना, तो वो जाएगा कंपनियों के पास, तो कंपनियों को बेनिफिट होगा उससे, राइट। तो वही समझना है कि इथेनॉल की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है ताकि हम भी उस चंक ऑफ मनी का हिस्सा बन पाए, राइट। स्ट्रक्चरल इश्यूज पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। बेसिकली ये सब करने के लिए ना ब्राज़ील ने 10 साल का टाइम दिया था, मींस 10 साल पहले फ्लेक्स गाड़ियाँ लॉन्च होने लग गई थी और फाइनली जो पेट्रोल स्टेशंस थे उनको हटाया नहीं था। मींस अर्लियर जो पेट्रोल यूज़ हो रहा था वो भी स्टेशन पे अवेलेबल था और साथ में फ्लेक्स पेट्रोल भी, E85 पेट्रोल भी अवेलेबल था कॉन्टीन्यूसली ब्राज़ील के अंदर। बट जिस तरीके से E20 में हमें हमारे ऊपर एकदम से थोप दिया गया, ऐसा ही E85 में भी अगर थोप दिया जाता है और अगर मान लो 2 साल बाद 1 साल बाद इसको लॉन्च किया जाता है तो मेरी गाड़ी तो खुद ख़राब हो जाएगी, मेरी गाड़ी किसी काम की नहीं रहेगी, राइट। और ऑब्वियसली सेम गोज़ टू यू ऑल्सो। तो ये चीज़ तो सरकार को किस तरीके से करेगी किस तरीके से नहीं करेगी वो तो देखते हैं, बट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी लाइज इन कि हम इन्वेस्ट करके तो पैसा बना सकते हैं। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, इसका भी एक रीज़न दे देता हूँ। बेसिकली हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना वो 20 बिलियन लीटर्स की है, 20 बिलियन लीटर्स, और जो हमारा अभी रिक्वायरमेंट है वो 11 बिलियन लीटर्स का है। मींस E20 में रिक्वायरमेंट कितना है, 11 बिलियन का। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि भाई ये बचा हुआ कैपेसिटी को कैसे कंज्यूम करें, तो हम एक काम करते हैं, हम E85 पे लेके चले जाते हैं, तो उससे कैपेसिटी ही बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ेगी तभी तो पैसा बनेगा ना। मींस 20% के लिए आपको 11 बिलियन लीटर्स चाहिए, तो 85% के लिए कितना चाहिए होगा, इसका 4x हो गया ना, तो इसका भी 4x हो गया, 44 बिलियन लीटर। और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसको भी 2.5x करना पड़ेगा। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2.5x हो जाएगी अगले 3-4 सालों के अंदर। तो सोचिए 3-4 सालों के अंदर अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2.5x होनी है तो भैया अच्छी कंपनियां जो लीडर हैं सेक्टर के अंदर वो कितने गुना होगी, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक भी स्कोप है, राइट। इफ़ यू आइडेंटिफाई अ गुड कंपनी and the balance sheet is good, then it can definitely go up to 10x. This is not a financial advice but I am just giving you a viewpoint कि इस तरीके से देखा जाता है इन्वेस्टमेंट्स को। ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट में टिका जाए, कोई भी सिचुएशन आए तब हमें पता है कि ये होने वाला है, इस वजह से वी आर इन्वेस्टेड, राइट। सो दिस इज़ द व्यू पॉइंट। तो अब बात आती है कि भैया
एनर्जी सिक्योरिटी तो हो गया, हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? देखो यार, उसका भी कुछ हल गवर्नमेंट निकाल ही लेगी। गवर्नमेंट को जो करना है वो तो करना ही है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्यों हमें इन्वेस्टेड रहना है, राइट। और फूड सिक्योरिटी के लिए भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया जाएगा, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी गवर्नमेंट लगी पड़ी है, क्योंकि उनको पता है हमारी इकोनॉमी के अंदर दरारें हैं और उनको भरा जा सकता है ये चीज़ करके, राइट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हमारी इकोनॉमी के अंदर दरारें हैं, कुछ लोगों को बहुत लोन दिए गए हैं, अंबानी, अडानी एंड अब आई नॉट नेम, राइट। बट अभी हमारी इकोनॉमी के अंदर दरारें हैं, उनको फिक्स किया जाने के लिए अब मरम पट्टी की जा रही है। तो ये मरम पट्टी है जो डेफिनेटली हमारी बहुत सारी गाड़ियों को ख़राब करके होगी, बट इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर, राइट। सो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि वी शुड बी इन्वेस्टेड, वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड, एंड वी शुड बी इन्वेस्टेड इन इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनीज, right, and for next 5-10 years, and it is a good horizon to be holding these companies so that we can move ahead with the investment and we can obviously make the money, right. So this was all for today. So I think you got my point कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इससे क्या अचीव कर सकते हैं और इसका कंज्यूमर पे क्या बेनिफिट होगा, क्या जेब भारी होगी हल्की होगी, वो समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। और आपको ये भी समझ में आया होगा इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है और इन्वेस्टमेंट आपकी कितना ग्रो कर सकती है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज। दिस